Hey everyone, once again welcome back to our YouTube channel मिधा गुरु और मैं हूं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th ICSE के थर्ड चैप्टर दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 4 करने वाले हैं। और जैसा कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में ऑलरेडी एसिड बेसिस के बारे में जाना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करा है हमने, तो आज के क्लास में पर्टिकुलरली हम लोग जानेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट आखिर होता क्या है, कितने तरह के सॉल्ट हो सकते हैं और सॉल्ट को प्रिपेयर करने का क्या क्या मेथड्स है, और हम लोग जानेंगे लास्ट में सॉल्ट्स के जनरल प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक सॉल्ट का एग्जाम्पल बताइए, तो आई थिंक और सॉल्ट का नाम आपके दिमाग में आए या ना आए, बट एक सॉल्ट का नाम तो आपके दिमाग में हमेशा आएगा, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, राइट। बट क्या सॉल्ट एक ही तरीके के हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत तरीके के सॉल्ट्स हैं जो हम लोग केमिस्ट्री में स्टडीज़ करते हैं, और आपको पता है अलग अलग सॉल्ट्स का अलग अलग यूजेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ पोटाशियम, तो इसका यूज़ किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने में या फिर लेदर टैनिंग में। अदर एग्जांपल्स लाइक मोर सॉल्ट की बात करें तो इसका यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने में। डोलामाइट, इसका यूज़ किया जाता है सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में इंडस्ट्रीज़ में। तो अलग अलग सॉल्ट्स का अलग अलग जगह यूज़ है। जैसे कुछ सॉल्ट्स का यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, कुछ लैबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, कुछ सिंथेसाइज करने में। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सॉल्ट आखिर होता क्या है। तो सॉल्ट होता है एक कंपाउंड जो कि फॉर्म होता है बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन बाय एनी मेटल आयन, और यू कैन से अमोनियम आयन। तो स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट सपोज एक रिएक्शन जो मैं अभी लिखने वाली हूँ, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी एसिड में कि अगर हमें प्रिपेयर करना होता है कोई भी वोलेटाइल एसिड, दैट इज़ लेट सपोज हमें प्रिपेयर करना है HCl, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक नॉन वोलेटाइल एसिड, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो भी मतलब एसिड आपको प्रिपेयर करना है उसका अनायन वाला पार्ट से आपको एक सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो लेट सपोज हम लोग ले सकते हैं NaCl, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन जब 200 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो यू नो कि ये सल्फ्यूरिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड है। मतलब इसके पास टेंडेंसी है कि ये दोनों अपना H+ को फर्नेस कर दे। बट इस टेम्परेचर पर, दैट इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पर, जो ये एसिड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही H+ आयन को फर्नेस करता है। तो ये बना हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही H+ आयन बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पता है कि सोडियम है ना, ये प्लस वाला है, तो ये रिप्लेस करेगा H+ को और ये बनाएगा सल्फेट के साथ एक सॉल्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही H+ आयन बना, तो ये रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को और वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के HCl एसिड बन गया, और यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, दैट इज NaHSO4, दैट इज सोडियम बाइसल्फेट, और यू कैन से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। बट क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का टेंडेंसी है दोनों H+ को रिलीज करने का, तो ये कब होगा? जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे 200 से ज़्यादा, ठीक है। 200 से ज़्यादा कर देंगे तब क्या होगा कि दोनों H+ आयन फर्नेस हो जाएगा, मीन्स HSO4 माइनस ये फिर से H+ रिलीज कर देगा, दैट इज हाइड्रोनियम आयन एंड सल्फेट आयन। तो यहाँ पे सोडियम दोनों H+ को रिप्लेस कर रहा है, तो यानी कि सॉल्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा सोडियम सल्फेट, जो कि एक हार्ड क्रस्ट होता है, ठीक है।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि फॉर्म होता है बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है बाय एनी मेटल आयन, और यू कैन से अगर अमोनियम वाला पार्ट रहता तो अमोनियम आयन, अमोनियम का सॉल्ट बनता सल्फेट के साथ, राइट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बट सॉल्ट का एक और डेफिनेशन है, सॉल्ट का एक और क्या डेफिनेशन है कि शायद आप सबको पता होगा, सॉल्ट होता है एक आयनिक कंपाउंड। मतलब सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो तो वो दो पार्ट से बना हुआ है, दैट इज कटायन एंड अनायन। कटायन कैसा होता है? कटायन हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन को, पॉजिटिव चार्ज आयन। और अनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला रहेगा, और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन, दोनों आयन्स के बीच बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग सॉल्ट कब कहेंगे? क्या हमेशा कहेंगे? अगर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो लेट्स सपोज H+ और Cl-, यहाँ पे भी एक कटायन और अनायन वाला पार्ट है, बट क्या ये सॉल्ट है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक एसिड है, राइट। तो देखिए और भी एग्जांपल जैसे NaOH, तो NaOH में भी पता है कि एक पार्ट कटायन वाला, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, पर क्या ये सॉल्ट है? नहीं, ये एक बेस है। बेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास मेटल हाइड्रोक्साइड। तो देखिए हम लोग कब कहेंगे कि कोई भी कंपाउंड सॉल्ट है कि नहीं है? तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग सॉल्ट तभी कहेंगे कि कटायन वाला जो पार्ट है ना, एटलीस्ट आप लिखेंगे एटलीस्ट वन कटायन is different from H+ आयन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन कटायन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम H+ आयन। मतलब H+ रहे उस सॉल्ट में। लेट सपोज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी H+ है, बट इसके साथ एक और पॉजिटिव चार्ज वाला होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो सॉल्ट है। एटलीस्ट वन कटायन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम H+ आयन। अगर H+ ना हो तब तो ठीक है, तब तो हम लोग सॉल्ट बोलेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ H के साथ सिर्फ H वाला कटायन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज की बात। अब नेगेटिव चार्ज, तो कोई भी अनायन वाला पार्ट मतलब नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट में OH नहीं होना चाहिए। OH होगा तो उसके साथ एक और नेगेटिव चार्ज वाला आयन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड सॉल्ट है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे एटलीस्ट वन अनायन, या यू कैन से नेगेटिव चार्ज आयन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम OH- आयन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये लिख लीजिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट हम लोग कब कहेंगे? एटलीस्ट वन कटायन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम H+ और एटलीस्ट वन कटायन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम OH-। और ये भी कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि H+ हो तभी हम कहेंगे कि सॉल्ट है, या OH- है तभी सॉल्ट है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर H+ होगा तो उसके साथ एक और पॉजिटिव चार्ज वाला होना चाहिए, अगर OH- है तो उसके साथ एक और नेगेटिव चार्ज वाला आयन होना चाहिए। तो अब हम लोग जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज NaCl, KCl, ये सब क्या है? ये सारे सॉल्ट्स है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉजिटिव वाला H+ नहीं है सिर्फ, या फिर नेगेटिव वाला OH- नहीं है। बट और भी एग्जाम्पल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी एक सॉल्ट है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो देखिए यहाँ पे H है बट इसके साथ एक और पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो ये भी एक सॉल्ट ही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सॉल्ट आखिर होता क्या है। तो सॉल्ट्स के भी फैमिली होते हैं। कौन कौन सॉल्ट फॉर्म करता है? अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं तो जितने भी हैलोजेंस हैं वो सारे सॉल्ट फॉर्म करते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, है ना, ये सारे सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और जैसे नाइट्रेट सॉल्ट NO3-, नाइट्राइट सॉल्ट
और सल्फेट, सल्फाइड, ये सारे सॉल्ट फॉर्म करते हैं। फॉस्फेट, तो ये सारे सॉल्ट फॉर्म करते हैं। नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला तो मेटल आयन हो जाएगा, राइट। अब अगर आपसे पूछे, आप लिखिए सोडियम सॉल्ट फैमिली, तो सोडियम का आपको सॉल्ट लिखना है, तो क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है क्लोराइड सॉल्ट फैमिली। आपको निगेटिव वाला पार्ट क्लोराइड लेना है और आपको एग्जांपल देना है सॉल्ट का, तो आप क्या क्या दे सकते हैं? तो देखिए, एक तो NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये सारे हो गए एग्जाम्पल सॉल्ट्स के। पार्शियल रिप्लेसमेंट तो ये मैंने आपको बता दिया। आई होप सॉल्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। 6 तरह के सॉल्ट्स हो सकते हैं। वो कौन कौन से, तो हम लोग सबको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे नॉर्मल सॉल्ट आखिर कैसे होता है और कैसे ये फॉर्म होता है। उसके बाद एसिडिक या एसिड सॉल्ट क्या होता है। उसके बाद बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल सॉल्ट आखिर होता क्या है। तो ऐसा सॉल्ट जिसमें कोई भी कटायन वाला पार्ट या अनायन वाला पार्ट H+ या OH- ना हो, तब हम कहेंगे कि वो सॉल्ट एक नॉर्मल सॉल्ट है। तो पहचानने में तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जैसे कि NaNO3, Ne2SO4, तो इसमें कोई भी कटायन वाला पार्ट हाइड्रोजन नहीं है या फिर अनायन वाला पार्ट OH नहीं है इन दोनों में, तो ये हो गया नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, अब नॉर्मल सॉल्ट हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल लेते हैं HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब एक चीज़ आप ये बताइए कि अगर हम दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिए और दोनों का 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स, इसका भी 100 मॉलिक्यूल्स लिए, और आपने पीएच का जो एप्लीकेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई कहीं पे भी अगर एसिडिक, अगर सॉइल की बात करें, अगर एसिडिक सॉइल हो जाता है तो वहाँ पे हम स्प्रे करते हैं बेसिक सॉल्यूशन, ताकि वो सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाए और क्रॉप का हेल्दी ग्रोथ हो जाए वहाँ पे। तो एसिड का जो प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग को ऐड करना पड़ता है बेस, है ना। तो लेट सपोज अगर हम एक्वा सॉल्यूशन HCl का लेते हैं और एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, और दोनों का 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो आपको पता है कि ये दोनों एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अपना पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है ना। तो जितना 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो पूरा 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- में, और ठीक इसी तरह से Na+ और OH- में। ठीक है, तो यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन जितना था उतना OH- का भी हो गया। तो यानी कि ये दोनों बनके क्या बन गया, वाटर फॉर्म कर दिया। मतलब इस सॉल्यूशन में कोई भी एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए ये एक बीकर में ये रिएक्शन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि दोनों का नंबर सेम है, तो दोनों मिलके वाटर फॉर्म कर दिया। मतलब इस सॉल्यूशन में कोई भी एक्स्ट्रा H+ या OH- नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता, तब हम कहते कि ये सॉल्यूशन ओवरऑल एसिडिक है, या फिर OH- का होता कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि ओवरऑल ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक सॉल्यूशन है। बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम था इस वजह से। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे सॉल्ट Na+ और Cl- मिलके एक नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म कर दिया, या फिर हम इसको कहते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट, राइट, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पे बनेगा NaCl एंड वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल सॉल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं
और इसका रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है बट ये एक वीक बेस है, राइट। तो इनका जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे लेट सपोज मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एंड वाटर फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों H+ जो यहाँ पे बन रहा था वो मैग्नीशियम दोनों को रिप्लेस कर दिया। तो जब दोनों H+ को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है वो कैसा सॉल्ट बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट, एक नॉर्मल सॉल्ट बना। तो आप देखेंगे डेफिनेशन, नॉर्मल सॉल्ट्स आर द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+, अगर बेस रहेगा तो OH- फ्रॉम एसिड एंड बेस। ठीक है, पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट होगा। देखिए OH- को कौन रिप्लेस करेगा, ये निगेटिव वाला पार्ट है ना, निगेटिव वाला पार्ट मैग्नीशियम को हटाएगा, मतलब सॉरी ये सल्फेट है, ये किसको रिप्लेस करेगा, OH को, है ना, और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो जब अगर हो रहा है कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ या OH- आयन बाय एसिड और बेस, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्ट एक नॉर्मल सॉल्ट है। और पहचानने का बस यही तरीका है कि उस सॉल्ट में कोई भी H+ या OH- वाला आयन नहीं होगा। ठीक है, और एक कटायन होना चाहिए और एक अनायन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक नॉर्मल सॉल्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कैसा होता है, जब भी पार्शियल रिप्लेसमेंट हो H+ आयन का, तो जैसे कि लेट सपोज हमें नाइट्रिक एसिड बनाना है, ठीक है, ये भी एक वोलेटाइल एसिड है, तो इसके लिए भी हम लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट का एक सॉल्ट दैट इज NaNO3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी ये एक डाइबेसिक एसिड है, राइट। तो अगर इसका टेम्परेचर हम लोग रखते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो डाइबेसिक एसिड है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही H+ आयन को फर्नेस करता है। ठीक है, एक ही बना H+ आयन सॉल्यूशन में, तो सोडियम एक ही H+ को रिप्लेस करेगा। तो जब ये एक ही H+ को रिप्लेस कर रहा है तो एक H तो यहीं पे रह जाएगा, तो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। तो आपको दिख रहा है कि इस सॉल्ट में एक H+ वाला भी आयन है। तो पहचानने का बस यही तरीका है। ठीक है, आपको हो सकता है कि मैच वाला क्वेश्चन आ जाए कि आपको एसिडिक बेसिक और एग्जाम्पल रहे, आपको मैच करना हो कि कौन सा एसिडिक होगा कौन सा बेसिक होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर एसिडिक सॉल्ट है तो कटायन वाला पार्ट H+ होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा एक तो रहेगा ही, नहीं रहेगा तो फिर उसको तो हम सॉल्ट कहेंगे ही नहीं, लेकिन एक H+ तो होना ही चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो एक एसिडिक सॉल्ट है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसका जो एक्वा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, आपको पता है ये एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। अब ये आपको कैसे पता चला, तो ये हम बताएंगे जब हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए Na+, H+ और सल्फेट आयन। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने के कारण हम ये कहेंगे कि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एसिडिक सॉल्ट तब होगा जब एक कटायन वाला पार्ट H+ आयन हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं एक डाइबेसिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एसिड बेस का रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी जो सोडियम है ये एक ही H+ को जब रिप्लेस करेगा तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा और वाटर। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल। और नोट करके ये आपको ध्यान में रखना है कि एसिडिक सॉल्ट आयोनाइजेज इन वाटर सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोनियम आयन, है ना। कोई भी अगर एसिडिक सॉल्ट है उसको अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में लेंगे तो वाटर में तो H+ रहता ही है और ये एसिड से भी H+ मिल जाएगा, यानी कि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ये वाटर सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन देगा, राइट।
एंड देयरफॉर दे ऑल विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। क्योंकि यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया, तो अब अगर हम लोग चेक करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा, है ना, ये क्योंकि ये सॉल्यूशन अब एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, एक न्यूट्रल पानी है, ठीक है, डिस्टिल वाटर है, इसमें एसिड डाल देंगे, तो एसिड डालेंगे तो H+ आयन रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में एसिड, तो H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी कि ये एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? तो बस इसको पहचानने का बस एक ही तरीका है कि अनायन वाला जो पार्ट है ना, उसमें OH- आयन होना कंपलसरी है, ठीक है। ये बहुत ही इजी तरीका है पहचानने का, ठीक है। आपको ये भी पता है कि सिर्फ अगर OH- रहेगा तो वो तो सॉल्ट होगा ही नहीं, लेकिन इसके साथ अगर कोई और भी अनायन वाला पार्ट है तब हम कहेंगे कि वो एक बेसिक सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई डाई एसिडिक बेस है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसका रिएक्शन लेट सपोज HCl के साथ करा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में क्या करेगा, पहले एक OH- फर्नेस करेगा, ठीक है, और ये MgOH रह जाएगा, रहेगा ना। तो देखिए पहले, क्योंकि ये जो है ये एक बेस, कैसा बेस है, ये एक डाई एसिडिक बेस है, तो जब ये एक ही OH- को फर्नेस कर रहा है तो ये Cl- किसको रिप्लेस करेगा, एक ही OH को रिप्लेस कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, MgOH और Cl, और फिर वाटर फॉर्म तो करेगा ही, राइट। क्योंकि यहाँ पे डाई एसिडिक बेस था तो ये Cl सिर्फ एक ही OH को रिप्लेस कर पाया, ठीक है। तो ये बना, ये जो सॉल्ट होगा ये कैसा सॉल्ट है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, राइट। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, लेट सपोज अगर हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसका रिएक्शन फिर से HCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे 3 OH है, यानी कि ये Cl अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है तो ये एक ही OH को रिप्लेस करेगा और बाकी 2 OH तो इसके साथ ही रह जाएगा, तो क्या बनेगा, Al तो रहेगा ही, OH था 2 और बना Cl, ठीक है। अब इन सब का नाम कैसे हो जाएगा, अगर बात करें मैग्नीशियम का, OH Cl था, तो ये सब का नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका हो जाएगा बेसिक एल्यूमिनियम क्लोराइड, किसका नाम है, और ये हो गया बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट को पहचानने का तरीका बस ये है कि अनायन वाला पार्ट में एक OH- होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है। तो डबल सॉल्ट को पहचानने का तरीका है कि 2 सॉल्ट रहेगा और दोनों सॉल्ट के बीच डॉट रहेगा, ठीक है। डबल मीन्स 2 सॉल्ट का यूनियन है, जब 2 सॉल्ट को हम लोग प्रिपेयर करें, दोनों को मिक्स करें एक्वा सॉल्यूशन में और फिर उसको इवापोरेट करके क्रिस्टलाइज फॉर्म में हमको मिल रहा है, तो वो हो गया एक डबल सॉल्ट, कि 2 सॉल्ट का डबल है, मतलब वो साथ में है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पोटास एलम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पोटाश है तो इसको याद करने का तरीका, P है ना, तो P फॉर पोटाशियम, और ये याद रखना है कि पोटाश एलम तो सल्फेट का सॉल्ट, दैट इज K2SO4 डॉट A है, इट मीन्स P से हो गया पोटाशियम, A से हो गया एल्यूमिनियम, तो हम लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 होल 3, और इसके पास होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि कितना वाटर मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल ऑफ इस सॉल्ट के साथ अटैच्ड है, वो उसका हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि कुछ सॉल्ट एटमॉस्फेयर में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया पोटाश एलम का। बात करें मोर सॉल्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट, दैट इज NH4
इक्वल टू SO4.6H2। ठीक है, तो आपको पहचानने का बस ये तरीका है, दो सॉल्ट था और दोनों सॉल्ट के बीच डॉट है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहे या ना रहे, बट डॉट है दो सॉल्ट के बीच, तो वो कैसा सॉल्ट हो जाएगा, वो एक डबल सॉल्ट होगा, राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज मिक्स सॉल्ट। तो मिक्स सॉल्ट क्या होता है? मिक्स सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट कटायन और अनायन। ठीक है, सॉल्ट है तो एक कटायन वाला पार्ट होगा और दूसरा होगा अनायन वाला पार्ट, राइट। तो मिक्स सॉल्ट को पहचानने का एक ही तरीका है कि आपको देखना है कि कटायन वाले पार्ट में से कोई भी H+ आयन ना हो, राइट, और अनायन वाले पार्ट में से कोई भी OH- ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक अगर कटायन है तो दो या दो से ज़्यादा या डिफरेंट अनायन होना चाहिए, या फिर एक अनायन है तो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कटायन होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव चार्ज आयन होना चाहिए। और अगर कटायन की बात करें तो उसमें कोई भी H+ वाला आयन नहीं होना चाहिए, और अनायन की बात करें तो उसमें कोई भी OH- आयन नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड एक मिक्स सॉल्ट है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें H+ दिखता है तो वो कैसा सॉल्ट हो जाएगा, वो एक एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। अगर OH- दिखेगा तो वो एक बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जांपल, ब्लीचिंग पाउडर दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे आप सबको दिख रहा है कि यहाँ पे एक कटायन वाला पार्ट है और दो अनायन वाला पार्ट है, दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या है, दो कटायन पार्ट है और एक अनायन वाला पार्ट है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा मिक्स सॉल्ट आखिर होता क्या है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है बच्चों? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जिसको अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो उसके सारे कंपोनेंट्स आयंस में लिबरेट नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट दो सॉल्ट का मिक्सचर है। तो डबल सॉल्ट को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो उसके सारे कंपोनेंट्स एक्वस सॉल्यूशन में आयंस लिबरेट करता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को एक और स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसके बारे में आप लोग 12th स्टैंडर्ड में एक स्पेसिफिक चैप्टर है जहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ठीक है, मैं थोड़ा जनरल आइडिया दे दूँ कि जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और यहाँ पे ना मेटल होता है और ये अटैच्ड होता है लिगेंड के साथ थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोई भी सॉल्ट अगर स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में आपको दिखे तो आप पहचान लेंगे कि ये कैसा सॉल्ट है, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो वो एक सिंपल आयन देगा। ठीक है, कटायन या अनायन वाला सिंपल आयन तो देगा, बट एक कॉम्प्लेक्स आयन भी देगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज आपके पास कॉपर सल्फेट है और आप इसमें ऐड किए एक्सेस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉपर टेट्राअमीन सल्फेट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो भी होता है ना उसका दो पार्ट होता है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी और इस पार्ट को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है, मींस इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग आयंस डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी आयंस लिबरेट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। तो लेट सपोज अगर इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, SO4 2-।
सॉरी यहाँ पे तो सिर्फ SO4 ही रहेगा। जब इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन वाटर में लेंगे तब कैसे डिसोसिएट होगा? तो देखिए, एक बनेगा सिंपल आयन और एक बनेगा कॉम्प्लेक्स आयन। तो देखिए ये कैसा होगा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो सल्फेट का आपको पता है 2 होता है वैलेंसी, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तभी तो कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा Cu NH3 होल 4 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो ये हो गया एक सिंपल आयन और ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स आयन, मीन्स ये एक साथ रहेगा, एक आयन और ये दूसरा आयन। ठीक है, अलग अलग सबका आयंस फॉर्म नहीं होगा एक्वस सॉल्यूशन में। और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, अब जब इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो कैसे डिसोसिएट होगा? तो 4K प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1 और ये जाएगा यहाँ पे क्रिस क्रॉस बस करना है, तो ये प्लस हो गया और हेक्सासाइनो मीन्स 6 साइनो एंड यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा? 4 माइनस। ठीक है, तो ये था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एन सॉल्ट। सॉल्ट का हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं आइए जानते हैं। और ये जो प्रिपरेशन मेथड है ये हमने ऑलरेडी एसिड और बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी। तो पहला है, अगर हमें सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करना है तो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मीन सिंपली आपको कंबाइन करना है एक मेटल और एक नॉन मेटल को, और इससे आपको मिलेगा सॉल्ट जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट है। सॉल्युबल सॉल्ट कहने का मतलब कि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो एग्जाम्पल, लेट सपोज अगर सोडियम मेटल लेते हैं मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, और इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो आपको पता है क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आई होप सबको पता होगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो अब इसको बैलेंस कर लीजिए, बस ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट सपोज एल्यूमिनियम है और इसका भी रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लीजिए, 2 3 एंड 2 हो गया। अब नेक्स्ट है सिंपल डिस्प्लेसमेंट। आपको सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराना है। तो लेट सपोज अगर हम लोग कोई एसिड लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, और इसका रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल्स फॉर एग्जांपल जिंक, ठीक है, इससे कराएंगे तो आपको पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये हमने एसिड में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है बेस्ड ऑन कि वो एसिड या ठंडे पानी से कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से एक रिएक्टिविटी सीरीज बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो जिंक रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को फ्रॉम HCl। ठीक है, तो बनाएगा जिंक क्लोराइड, मतलब क्लोराइड आ गया, यानी कि एक सॉल्ट फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, अब ठीक है, जैसे कि अगर बताए कि रिएक्टिविटी सीरीज नाम बता दीजिए, तो होता है कनक, मुगले आजम, फेंकती थी, पीने के बाद हंसते हुए कोहराम मच गया, AG AU PT। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के अबव जितना भी मेटल है ना, ये सब ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे उसके सॉल्ट से, सॉरी उसके एसिड से। ठीक है, एसिड में ही हाइड्रोजन होगा। तो देखिए, तो बनेगा एक सॉल्ट। और ये कैसा सॉल्ट है? ये एक नॉर्मल सॉल्ट है, कोई भी H+ नहीं है, कोई भी OH- वाला पार्ट नहीं है, डबल सॉल्ट तो हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट और भी एग्जांपल, लेट सपोज अगर लेते हैं मैग्नीशियम और इसका रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? MgCl2 और फिर से हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, हमें डिकम्पोजिशन कराना है, मतलब हमें तोड़ना है किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट्स को या फिर सल्फाइड्स को या सल्फाइड्स को विथ एसिड। तो आपको पता है इस रिएक्शन से भी सॉल्ट फॉर्म होता है, ये हमने ऑलरेडी एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल का कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। तो लेट्स सपोज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं HCl एसिड के साथ। तो आपको पता है क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वाटर फॉर्म होगा और कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या टेस्ट है कि ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न्स करता है, मीन्स वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो प्रोडक्ट होगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट करते हैं कोई भी डिकम्पोजिशन मेटल कार्बोनेट का। तो लेट्स सपोज मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं और इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा, अगेन मैग्नीशियम क्लोराइड, एक सॉल्ट फॉर्म होगा HO वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इक्वेशन लिखे तो एक ही लाइन में लिखे। इस तरह से कोशिश ना करें कि दूसरे लाइन में लिख रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं आप ऐसे लिख दी, बट आप कोशिश करेंगे कि एक ही लाइन में हो इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स। कोई भी मेटल का सल्फाइड है, लेट्स सपोज जिंक सल्फाइड, और इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करा रहे हैं। तब क्या होगा, यहाँ पे सारा जो एसिड है वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट रहेगा। और मैं ये भी कॉन्सेप्ट बताई हूँ कि कब डाइल्यूट लिखना है, कब कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या सॉल्ट बनेगा, जिंक का क्लोराइड, HO है तो वाटर तो फॉर्म हो गई, बट यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, दैट इज ZnCl2 प्लस H2O प्लस SO2। और इसका भी टेस्ट क्या होता है, ये भी लाइम वाटर को मिल्की टर्न्स कर देता है और बनाता है कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स। कोई भी मेटल सल्फाइड्स लिख लीजिए, लेट्स सपोज लेड सल्फाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे भी लेड क्लोराइड है ना, एक सॉल्ट बन गया, हालांकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म किया बट स्टिल सॉल्ट तो बना, प्लस H2S एसिड, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं प्रिपरेशन। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन दो तरह का हो सकता है। अगर हम, आपको पता है ठीक है, एसिड तो सारा वाटर में सॉल्युबल होता है, बट बेसिस होते हैं कुछ वाटर में सॉल्युबल और कुछ इनसॉल्युबल, तो दोनों का हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं। लेट्स सपोज अगर हम लोग सॉल्युबल बेस लेते हैं, सॉल्युबल बेस, और इसका रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तो क्या बनेगा। तो आप सबको पता है सॉल्युबल कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पार्शियली सॉल्युबल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इनका रिएक्शन अगर हम लोग कोई भी एसिड के साथ कराते हैं, लेट्स सपोज HCl, H2SO4, HNO3, या फिर एक बार फिर से कर देते हैं HCl, तो क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट। तो आपको पता है एसिड बेस क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों ही स्ट्रांग है, मीन्स दोनों H+ और OH- का कंसंट्रेशन सेम होगा, यानी कि यहाँ से मिलेगा क्या, एक नॉर्मल सॉल्ट, दैट इज NaCl एंड वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए अमोनियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, दैट इज NH4SO4 प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट है। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रेट, तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3 एंड वाटर। तो ये भी क्या है, ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड,
प्लस वाटर, तो ये भी क्या है, ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बाय इनसॉल्युबल बेसिस। तो लेट्स सपोज जिंक हाइड्रोक्साइड और इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएं, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, डाइल्यूट। तो क्या होगा, तो देखिए जिंक क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, दैट इज ZnCl2 एंड वाटर, राइट। और यहाँ पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट इज AlSO4, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल 3, Al2 यहाँ पे ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, और प्लस तो वाटर तो बनेगा ही। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट है बाय एक्शन ऑफ एल्कलीज विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसा मेटल का ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर तो शो करेगा ही, बट वो एसिडिक नेचर भी शो करता है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, तो लेड के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, या फिर जिंक के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, या फिर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज कोई भी एल्कली है NaOH और इसका रिएक्शन करा रहे हैं जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल 2। तो देखिए दोनों तो बेस है, बट यहाँ पे जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये एक एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो होता है Na2ZnO2, मीन्स इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट और प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट और प्लस वाटर। ठीक है, फिर लास्ट में तो बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस तो आप सबको आता होगा। तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, सॉल्ट होता है आयनिक कंपाउंड। आपको पता है कि कोई भी सॉल्ट एक पॉजिटिव चार्ज आयन, कटायन और एक नेगेटिव चार्ज आयन, अनायन से फॉर्म होता है, राइट। इसलिए हम कहेंगे कि सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। नेक्स्ट, जितने भी सॉल्ट्स हैं वो एक्वस या मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए लेट सपोज हम कॉमन सॉल्ट NaCl लेते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं दो मेटल का रॉड इलेक्ट्रोड से, और उसको कनेक्ट करते हैं फर्दर बैटरी और बल्ब लगा देते हैं। तो क्या बल्ब ग्लो करेगा यहाँ पे, तो बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो देखिए सॉलिड स्टेट में आयंस या एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो सॉलिड स्टेट में ये जो सॉल्ट हम लिए, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होगा, ये अपने ही जगह पे है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सॉलिड स्टेट में सॉल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक्वस या मॉल्टन स्टेट में करेगा, क्योंकि इन दोनों स्टेट में आयंस दूर दूर हो जाएंगे। तो आयंस दूर दूर हो जाएगा तो मूवमेंट फास्ट होगा, मूवमेंट फास्ट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। तो देखिए इसी को अगर हम लोग मान लीजिए कि पिघला दिए, मॉल्टन फॉर्म ले लिए या फिर इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिए, मीन्स इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, तो लेट सपोज NaCl है ना, Na प्लस और Cl माइनस, तो वाटर में H प्लस और OH माइनस। तो देखिए Na प्लस को सराउंड कर लेगा OH माइनस और Cl माइनस को सराउंड कर लेगा H प्लस, तो आयंस दूर दूर हो गए, मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं दे आर मोस्टली नॉन वोलाटाइल इन नेचर, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही मैक्सिमम होता है। इट मीन्स अगर हम लोग उनको ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो वेपराइज हो जाएगा, इजली नहीं होता है, और ये रीज़न है कि वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझिए। लेट सपोज हम लोग कोई सॉल्ट लेते हैं वाटर में, और वाटर कैसा होता है, एक पोलर कंपाउंड है
है ना, H+ और OH- आयन होगा। अगर कोई सॉल्ट ले रहे हैं तो सॉल्ट भी एक आयनिक कंपाउंड है, मीन्स उसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट होगा और एक निगेटिव चार्ज। और आपको ये भी पता होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स पोलर है तो पोलर कंपाउंड तो इसमें डिजॉल्व होगा ही। तो हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट ऐसा नहीं है कि सारा सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन ज़्यादातर सॉल्ट्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और सॉल्युबिलिटी का जो फैक्टर है ना वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मतलब कि लेट सपोज अगर हम लोग एक ठंडा पानी में नमक को घोल रहे हैं और एक गर्म पानी में, ठीक है, तो आप इसमें सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, बट जो गर्म पानी है ना उसमें अगर ज़्यादा भी सॉल्ट अगर आप ऐड कर दिए तो सॉल्युबल हो जाएगा, बट ठंडे पानी में एक लिमिट आ जाएगा, है ना, इसमें भी लिमिटेशन आएगा, बट इसमें लिमिटेशन बहुत ही बाद में आएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। मीन्स जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर इंक्रीज होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब सॉल्ट को कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में। कब हम लोग कहेंगे कि वो सॉल्ट सॉल्युबल है, वो सॉल्ट इनसॉल्युबल है या पार्शियल सॉल्युबल है? तो उसके लिए लेट सपोज हम लोग 3 बीकर लेते हैं, ठीक है, और तीनों बीकर में हमने लिया है 100 ml वाटर। ठीक है, वाटर है तो इसको ब्लू से बना देते हैं। अब लेट सपोज अगर हम लोग 1 ग्राम कोई भी सॉल्ट लिए और इसको डिसॉल्व कर दिए 100 ml वाटर में और ये अच्छे से डिसॉल्व हो गया, तब हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर सॉल्ट कैसा सॉल्ट है? वो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट हम लोग कब कहेंगे? कि जब कोई सॉल्ट है उसका अमाउंट हम लोग 0.1 ग्राम से लेके लेस देन 1 ग्राम अगर लेते हैं और उसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में, वो भी कितना? 100 ml वाटर में ही, अगर वो डिसॉल्व हो गया तब हम कहेंगे कि वो पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए लेस देन 0.1 ग्राम लिए, बहुत ही कम अमाउंट लिए सॉल्ट का और उसको डिसॉल्व किए और वो डिसॉल्व हो गया, तब हम कहेंगे कि वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये 3 कैटेगरी है कि कब कहेंगे सॉल्युबल, इनसॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो ग्राफ है ये आपकी बुक में भी दिया हुआ था, तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस में यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज कर रहा है, और वाई एक्सिस में सॉल्युबिलिटी है ऑफ सॉल्ट्स इन ग्राम, ठीक है, मास में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग सॉल्ट्स का ग्राफ है। तो आप देखिए जैसे कि बात करें कैल्शियम सल्फेट की, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और फिर 50 के बाद आप देखेंगे कि इधर डिक्रीज होने लगा। मीन्स टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी और कम होते जा रहा है। मीन्स ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, एनॉमली बिहेवियर शो कर रहा है। और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं ना जो कि लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है, जैसे कि पोटाशियम ब्रोमाइड, है ना, पोटाशियम क्लोराइड। ये देखिए जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है लीनियरली, ठीक है। अब कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं ना जिन पे टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, है ना। तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अगर टेम्परेचर हम 100 डिग्री भी कर देते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत 1-2 ग्राम का ही फ़र्क पड़ेगा, मतलब 1-2 ग्राम और ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर पे उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। कॉन्स्टेंट ग्राफ है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं ना जो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, ये 60 डिग्री टेम्परेचर पे अगर मान लीजिए कि आप 100 ग्राम भी लिए हैं ना सॉल्ट, तो वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग सॉल्ट्स का अलग अलग सॉल्युबिलिटी होता है और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
जो आप सबको ध्यान में रखना है कि सॉल्ट्स और उसका कुछ एक्सेप्शन, सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑल नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। भले ही वो कोई भी मेटल हो इसके साथ जुड़ा हुआ या कोई भी अमोनियम आयन हो, वो सारा सॉल्युबल होगा वाटर में, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्राइट सारा सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट, ऑल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड सॉल्ट्स मींस Cl, NaCl, NaBr, NaI सारा सॉल्युबल होगा वाटर में, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, दैट इज Hg2 या लेड 2+ वाला या फिर Ag+। मतलब सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड या ब्रोमाइड ये सारा इनसॉल्युबल होगा, रेस्ट जितने भी होंगे सॉल्ट्स वो सारे सॉल्युबल होंगे। थर्ड, ऑल या फिर आप लिख सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा मोस्ट सल्फेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, बट एक्सेप्शन है कैल्शियम वाला सल्फेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, स्ट्रॉन्सियम सल्फेट, ये एक्सेप्शन है और ये सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में। रेस्ट जितने भी होंगे सारे सल्फेट्स वाटर में सॉल्युबल होंगे। फोर्थ पॉइंट, ऑल कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। ज़्यादातर कार्बोनेट, सल्फाइड्स, फॉस्फेट्स ये सब इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, मीन्स ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन अमोनियम का सॉल्ट या पोटेशियम का सॉल्ट या फिर सोडियम का सॉल्ट ये हमेशा सॉल्युबल होगा। मतलब अगर कटायन वाला पार्ट ये है ना, तो इसके साथ अनायन वाला पार्ट कोई भी हो, कोई भी रेडिकल, कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला हो, अगर वो सॉल्ट है तो वो सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और आपको ये भी पता है इसका हाइड्रोक्साइड्स ये सब एल्कलीज भी फॉर्म करते हैं और वो वाटर में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। मतलब अगर हम लोग कोई सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे होता है एक केमिकल रिएक्शन, जिससे हमें पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन या तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है, या तो वो एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकता है। राइट? तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और ये भी है करेक्ट कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो वही सॉल्ट का अगर सॉल्यूशन ले लेंगे ना, तो तब भी हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि या तो वो एसिडिक हो सकता है, या तो वो बेसिक हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो चलिए लेट सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3, और इसको हमने वाटर में डिसॉल्व करा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए H+ और OH-, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस हो गया। वो भी कैसा बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस। और देखिए यहाँ पे H+ और CO2- यानी कि कार्बोनिक एसिड बनेगा। और इन दोनों के रिएक्शन से भी क्या हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर यही फॉर्म हो रहा है। तो जब इनका हम सॉल्यूशन लेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मीन्स OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू H+ आयन का कंसंट्रेशन से। इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में। तो हम तभी ना बोलते हैं कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक कब होगा, जब एसिड कब होता है, जब H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और बेसिक कब होता है, जब OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उस सॉल्यूशन में। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा OH- आयन फर्नेस करेगा एज कंपेयर टू वीक एसिड। वीक एसिड बहुत कम करेगा H+ को। तो इस सॉल्यूशन में OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो हम ये एक लिख सकते हैं एग्जाम्पल, क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन होगा वीक एसिड के साथ तो ये बनाएगा बेसिक सॉल्यूशन। ठीक
ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। लेट्स सपोज लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और इसको डिसॉल्व करें हम लोग वाटर में, ठीक है, तो ये भी रिवर्सिबल ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी H प्लस और OH माइनस आयंस है, और यहाँ पे Ca2 प्लस और SO4 माइनस। तो देखिए प्लस वाला माइनस के साथ मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, ये एक एसिड बन जाएगा, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड एक कैसा एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। इट मीन्स ये एक्वस सॉल्यूशन में बहुत कम OH माइनस आयन फर्निश करेगा, है ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अपना पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल्स होगा वो आयंस के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH माइनस आयन, तो हम कहेंगे कि वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, ओवरऑल वो एक एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस, ये एग्जाम्पल हो गया, ये एक इन जनरल हम लिख रहे हैं, वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, वो एक एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हम लोग दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लिए, मीन्स एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिए, तब क्या होगा। लेट्स सपोज सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, इसको वाटर में डिसॉल्व करा हमने, तो देखिए ये कैसे बनेगा, Na प्लस और नाइट्रेट NO3 माइनस, और वाटर H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। तो देखिए Na प्लस OH माइनस के साथ बना देगा NaOH, एक बेस, वो भी कैसा बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस, और प्लस नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल्स इसका लेंगे वो पूरा का पूरा OH माइनस आयन में फर्निश हो जाएगा, और ये भी पूरा का पूरा H प्लस में फर्निश हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन OH माइनस और H प्लस का बराबर है। तो जब इनका कंसंट्रेशन बराबर है तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, वो न्यूट्रल होगा, राइट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हम लोग दोनों ही वीक लेते हैं, वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि ये एसिडिक है या बेसिक है, वो कुछ भी हो सकता है, और बेसिक और न्यूट्रल। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, कौन कम डिसोसिएट हो रहा है H प्लस या OH माइनस में। तो ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, कि मतलब अगर सॉल्ट को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन देता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम लोग जब सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं तो ज़्यादातर सॉल्ट पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन वही सॉल्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने साथ, और फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो जाता है एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट के साथ। तो वही जो वाटर जो अटैच्ड हो गया उसके साथ केमिकली, उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वही जब वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, तो पाउडर से वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ सराउंड करके रखता है, और फिर ये इसका क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 10H2O इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डेफिनेशन, डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइंड विद द क्रिस्टल, केमिकली कंबाइंड है,
ठीक है। अब अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, लेट्स सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब क्या होगा, तब ये वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएगा, ठीक है, और फिर से इसका बन जाएगा पाउडर फॉर्म। मतलब अगर 10H2O है, मीन्स ये इतना वाटर को एब्जॉर्ब करके रखा है, अपने साथ अटैच करके रखा है, तो अटैच करने के बाद इसका क्रिस्टल के फॉर्म है ये। लेकिन जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये अगेन फिर से पाउडर का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही ज़रूरी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, जैसे कि ब्लू विट्रियल, किसको कहते हैं ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट, और इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, दैट इज 5H2O, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोग हीट करेंगे ना, तो ये जब क्रिस्टल का फॉर्म है तो ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब हम लोग इसको हीट करेंगे, कॉपर सल्फेट से वाटर अलग हो गया, तो ये जो पाउडर है ये वाइट कलर का हो जाता है। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वॉशिंग सोडा, फिर और इप्सम सॉल्ट जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, इसके साथ 7 हाइड्रोज मतलब वाटर अटैच्ड होता है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होता है। नेक्स्ट है एनहाइड्रस सॉल्ट। कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं ना, वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन उनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, मीन्स वाटर नहीं होता उनके साथ अटैच्ड। फॉर एग्जाम्पल NaCl, जो हम लोग घर में भी खाते हैं, तो उसका NaCl, इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, या शुगर जो हम लोग खाते हैं, वो भी तो क्रिस्टल का फॉर्म है, C12H22O11। उसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये सारा क्रिस्टल है, लेकिन इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एनहाइड्रस सॉल्ट है जिसमें वाटर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस कैसा प्रॉपर्टी होता है, अगर मान लीजिए सॉल्ट को आप रखे हैं ड्राई एटमॉस्फेयर में, तो क्या करता है ना कि कुछ ऐसा सॉल्ट्स है जो कि लूज करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, मीन्स अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को वो लूज करने लगता है, और इसी को कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इफ्लोरेसेंस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, इसको जब हम लोग 100 डिग्री या फिर इसको अगर ड्राई एयर में रखेंगे तो क्या होता है ना, अगर मान लीजिए हीट भी कर रहे हैं तो इसका जो 9 मॉलिक्यूल्स है वो अलग हो गया, मीन्स इसका जो 9 मॉलिक्यूल्स वाटर का है वो अलग हो गया, और ये मोनोहाइड्रेटेड रह गया प्लस 9H2O, ठीक है। अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर ड्राई है तो क्या करेगा, ये अपना लूज करने लगेगा वाटर को, तो यही प्रॉपर्टी है इफ्लोरेसेंस। दूसरा एग्जांपल जैसे इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, तो इसको भी जब ड्राई एयर में रखेंगे तो MgSO4.H2O मीन्स मोनोहाइड्रेटेड, और 6H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इफ्लोरेसेंस से क्रिस्टल से ये पाउडर फॉर्म बन जाएगा, है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इफ्लोरेसेंस हो रहा है किसी भी सॉल्ट का, ये प्रॉपर्टी अगर शो कर रहा है कोई सॉल्ट, तो वो अपना वेट या अपना मास को लूज कर देगा, है ना। मास कम हो गया ना, क्योंकि पहले वाटर निकल गया ना, अब तो वाटर निकल गया तो इसका भी तो कोई मास था, तो मास अपना कम कर रहा है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इफ्लोरेसेंस जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होगा जब एटमॉस्फेयर ड्राई एटमॉस्फेयर रहा तो, ठीक है, ड्राई एटीएम रहा तो इफ्लोरेसेंस जो है वो बढ़ेगा, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा लूज होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है और डेलिक्वेसेंस। तो देखिए ये दोनों एक ही टाइप का है, मतलब ये दोनों क्या कर रहा है, ये ना एब्जॉर्व करता है मॉइस्चर को, ये दोनों ही एब्जॉर्व करेगा। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है सॉल्ट का जो कि अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर में रख दिए तो वो वाटर को एब्जॉर्व करेगा। तो हाइग्रोस्कोपिक है कि सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, अगर मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर है तो वहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेगा विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, मतलब उसमें वो डिजॉल्व नहीं होगा बट वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है अपने पास। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, हाइग्रोस्कोपिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिलिका जेल का पैकेट को रखा जाता है ना शूज़ में ताकि लेदर ख़राब ना हो, या फिर ड्रेसेस में, न्यू क्लॉथ्स में, तो वो क्या है, वो भी एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, मीन्स वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है ताकि कपड़े जल्दी ख़राब ना हो।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमने क्या बताया, सिलिका जेल। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज, ये भी एक एग्जाम्पल है, P2O5। हाँ, हाइग्रोस्कोपिक जो सब्सटेंस है इसको ड्राइंग एजेंट भी कहते हैं, ड्राइंग एजेंट, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम लोग अमोनिया गैस को प्रिपेयर किए और वो मॉइस्ट है, मीन्स उसमें मॉइस्चर अभी है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गैस है और मॉइस्ट रहता है ना, तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन, जो कि क्या करेगा, इसका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, कोई केमिकल चेंज नहीं सो कर रहा है, बस फिजिकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया और हमको मिल जाएगा अमोनिया गैस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब डेली क्वेश्चन क्या होता है ना कि वो मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो खुद भी डिसॉल्व हो जाता है उसमें और बनाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन मीन्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है उसमें, मैक्सिमम अमाउंट जितना उसका कैपेबिलिटी है उतना उसमें सॉल्ट डिसॉल्व हो गया है, तो वो होता है डेलिक्वेसेंट प्रॉपर्टी। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल NaOH, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक ऐसा बेस है कि जिसको अगर हम लोग बाहर रख देंगे ना तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड के फॉर्म आ जाता है उसका। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या फेरस क्लोराइड, ये सारा क्या है, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये दोनों क्या प्रॉपर्टी है, तो ड्राइंग एजेंट तो मैंने पहले ही बता दिया कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिमूव करता है मॉइस्चर को फिजिकली, मतलब यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन या चेंज नहीं होता, बस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि हमने अभी बताया कि अमोनिया अगर मॉइस्ट लेंगे तो इसको अगर हम लोग पास करें, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें अगर दिए तो मॉइस्ट जो था मॉइस्चर यहाँ से उड़ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ हमको सिर्फ गैस मिलेगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वही सारा जो हाइग्रोस्कोपिक था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सिलिका जेल, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल हो गए ड्राइंग एजेंट के। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, ये ना ऐसा सब्सटेंस है जो एब्जॉर्ब करता है वाटर मॉलिक्यूल्स इवन फ्रॉम द कंपाउंड, उसके कंपाउंड से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसको डालेंगे ना, तो ये क्या करता है ना, ये इसका जो केमिकली बॉन्ड जो वाटर है ना इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो फिर इसका वाटर फॉर्म बन जाएगा। तो इसका एग्जाम, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि केमिकली मीन्स केमिकली चेंज कर रहा है, मीन्स इसका वाटर को हटा दे रहा है। एग्जाम्पल हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये सारा हो गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, बट ये कि उसके मॉलिक्यूल से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज का क्लास हमारा सॉल्ट में यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको सॉल्ट्स का प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड, टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अभिमिता गुरु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।